नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट पे। आई होप आप लोग लॉकडाउन में पूरा लाभ ले रहे होंगे स्टडी का और इस चैनल का भी, और घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। और चलिए, आज मैं एक बार फिर से करंट अफेयर्स के कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर के हाजिर हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और लोगों को भी थोड़ा हेल्प मिले। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक तथा कमेंट भी करें, जिससे हमें आगे भी वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेशंस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के मुद्दों को। तो पहला मुद्दा है आर्टिकल 164(4) के बारे में, जो कि हमारे संविधान में दिया गया है। क्या है, चर्चा में क्यों है? तो ये यहाँ पे 24 मई हो गया, 24 मई नहीं बल्कि 28 मई 2020 से पूर्व अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र विधानमंडल के सदस्य निर्वाचित नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। ऐसा क्यों कहा गया? तो प्रॉब्लम क्या है? ये हैं उद्धव ठाकरे जी, और इन्हें 28 मई से पहले विधानमंडल, चाहे विधानमंडल चूँकि महाराष्ट्र में द्विसदनीय है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, तो किसी भी, चाहे वो एमएलए के रूप में इलेक्ट हो जाए या एमएलसी के रूप में हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो मंत्री पद उनका बना रह सकता है। प्रॉब्लम क्या आती है? उद्धव ठाकरे ने बिना विधानमंडल की सदस्यता के 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो ये तो ठीक है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जा सकती है बिना सदस्य हुए भी। कहाँ पर ऐसी बात कही गई है? अनुच्छेद 164 में कहा गया, लेकिन अनुच्छेद 164(4) में कहा गया, संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अंतर्गत 6 माह के भीतर अगर कोई व्यक्ति जो किसी मंत्री पद पर है, यदि विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता नहीं लेता है या सदस्य नहीं बनता है, तो उस समयावधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। उस समयावधि का मतलब यहाँ पे 6 माह की समाप्ति पर, क्योंकि 6 माह के लिए लेता है तो 6 माह की समाप्ति पर। ठीक। अब प्रॉब्लम क्या आ रही? तो प्रॉब्लम यह आ रही है कि The Election Commission has already postponed Rajya Sabha polls, by-election and civic body elections in the wake of COVID-19। तो कोविड-19 की वजह से राज्यसभा की इलेक्शन, बाई इलेक्शन एंड सिविक बॉडी इलेक्शन तक को पोस्टपोन कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो एक तो ये समस्या आ रही है कि जो विधान परिषद के इलेक्शन है वो नहीं हो सकते। अनुच्छेद 164 क्या कहता है? संविधान के इस अनुच्छेद में मंत्रियों के बारे में उपबंध दिया गया। इसका क्लास 1 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, सबको पता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मतलब जो चीफ मिनिस्टर होगा उसकी नियुक्ति जो होगा वो राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। और ये सभी लोग अंडर द प्लेजर ऑफ गवर्नर काम करेंगे, मतलब कि गवर्नर के प्रसाद पर्यंत। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, वैसे रियलिस्टिक कुछ और ही है कि किताबों में ऐसा है, लेकिन बहुमत है तो अंडर द प्लेजर की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 164, इसके अंतर्गत एक ऐसे व्यक्ति के राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है, मतलब 164 के अंतर्गत एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है, उसे 6 माह तक के लिए मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो 6 माह तक रहा जा सकता है। तो 6 माह पूरा हो रहा है 28 मई को। तो आगे क्या हो सकता है? चूँकि 6 माह तक पूरा हो रहा है और ये सदस्य अभी तक नहीं। अनुच्छेद 171 इसके बारे में कुछ कहता है। तो पहले देखते हैं क्या है अनुच्छेद 171। संविधान के इस अनुच्छेद में विधान परिषदों की संरचना को लेकर, चूँकि मैंने बताया कि महाराष्ट्र में द्विसदनीय विधानमंडल है, एक विधानसभा है और दूसरा है विधान परिषद। तो यहाँ पर विधान परिषद के बारे में अनुच्छेद 171 में बात कही गई। तो इसके सदस्य बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं? तो क्लास 1 कहता है कि विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं, परंतु किसी भी दशा में 40 से कम नहीं हो सकती। मतलब जो एमएलसीज हैं उनकी जो टोटल नंबर होंगे वो उस राज्य के एमएलएज के टोटल नंबर से के 1/3 से ज़्यादा नहीं और 40 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, ये कंडीशंस लगाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लास 2 यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन समझ लीजिए क्लास 2 में है कि अगर संसद जो है वो जब तक कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाती कि निर्वाचन पद्धति कैसी हो, तो तब तक विधान परिषद सदस्यों की नियुक्ति जो होगी, निर्वाचन जो होगी, वो क्लास 3 के अंतर्गत ही होगी। तो क्लास 3 में इनकी निर्वाचन की पद्धति दी गई। कैसी निर्वाचन पद्धति?
तो जितने भी मेंबर्स होंगे उनके 1/3 जो मेंबर्स होंगे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर होंगे। यहाँ पे असेंबलीज की स्पेलिंग गलत है, एम नहीं लिखा हुआ है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, समझ में आपके आना चाहिए, ठीक है। इलेक्टेड बाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, वो लोग उनके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। 1/3 जो सदस्य होंगे बाई लोकल बॉडी, जैसे कि जिला परिषद और अब नगर पालिका, नगर निगम, इन सब के माध्यम से, ठीक है, 1/3 लोग। 1/6 जो होंगे वो नॉमिनेटेड बाई गवर्नर, यानी 1/6 सदस्य जो होंगे वो गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। 1/12 सदस्य जो होंगे वो टीचर्स के द्वारा इलेक्ट होंगे, और 1/12 सदस्य जितने भी स्नातकधारी होंगे उन सब के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। तो ये पूरे इलेक्शन की पद्धति है। अब आगे आते हैं। अतः महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को मंत्री बनाए रखने हैं तो राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ये क्लॉज है। तो क्या ऐसा संभव है, देखते हैं आगे। पहली चीज़ तो अगर ऐसा हो सकता है तो पहले सीटें खाली होनी चाहिए, क्योंकि जितनी लिमिट पिटे की तो उसमें क्या वो सीटें खाली हैं या पहले से भरी हुई। तो इत्तेफाक से एक सही डिसीजन ये होगा कि 2 सीटें खाली हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ें किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा कि राज्यपाल अनुच्छेद 171 के प्रावधानों के अनुसार साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र से इन लोगों को नियुक्त कर सकता है। तो उद्धव ठाकरे किस क्षेत्र से हो सकते हैं, तो समाज सेवा से उद्धव ठाकरे जी को भी मनोनयन किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परंतु एक प्रॉब्लम यहाँ भी आती है। क्या आती है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A के अनुसार किसी सदस्य का विधान परिषद में चुनाव या मनोनयन तभी हो सकता है जब उसके लिए खाली की गई सीटें या अपने आप खाली हुई सीटों हेतु, मतलब जिसके लिए खाली की गई वो सीटें जो पूर्व सदस्य ने खाली किया उसका कार्यकाल 1 वर्ष कम से कम बचा हो, ठीक है। 1 वर्ष कार्यकाल अभी शेष रहा हो। ऐसा ना हो कि 6 महीने भी कार्यकाल बचा है और 3 महीने बचा है और आपने कहा कि नहीं मैं इसकी सीट खाली कर रहा हूँ और आप इनका मनोनयन कर दीजिए, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। जबकि महाराष्ट्र की विधान परिषद की खाली हुई दोनों सीटों का कार्यकाल बहुत ही कम है, अतः इनका मनोनयन कार्यकाल के पूरा होने पर ही संभव है, जो कि जून में पूरा हो रहा है। जो सीटें खाली हैं उनका कार्यकाल जून में पूरा हो रहा है और 1 साल का टाइम भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन सीटों पर मनोनयन नहीं हो सकता। तो क्या हुआ कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A राज्यपाल के इस विशेषाधिकार का हनन नहीं करता, यहाँ पर विशेषाधिकार को भी रोकता है इनको कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या, तो टेक्निकल एक और तरीका है। तरीका ये है कि 28 मई को जैसे कार्यकाल पूरा हो रहा है तो क्या करें कि 27 मई को इस्तीफा दे दें और फिर 28 मई को 6 महीने के लिए अगले नियुक्ति ले लें। तो क्या ऐसा संभव है? टेक्निकली तो ऐसा किया जा सकता है कि 6 महीने तो आदमी बढ़ सकता है ना, तो परंतु क्या है संभव है? तो इसके लिए एक केस हम लोग देखते हैं। समस्या क्या है इसमें? इस प्रकार का एक मामला जुड़ा हुआ है। पहला एक केस है जो कि पंजाब से संबंधित है। कांग्रेस के एक नेता थे जिनका नाम था तेज प्रकाश सिंह। 1995 में इन्हें मंत्री बनाया गया और 1996 में इनका 6 महीने का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इनको क्या किया गया, थोड़ा इस्तीफा दिला के और पुनः मंत्री बना दिया गया, और वो विधानमंडल सदस्य भी नहीं थे। तो सेम कंडीशंस ये पहले जो उद्धव ठाकरे जी के लिए टेक्निकली रूप से कहा जा रहा है कि ये किया जा सकता है, वो चीज़ें पंजाब में हो चुका। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई की और 2001 में एक फैसला दिया और कहा कि इस प्रकार की नियुक्ति अवैध, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। अगर ऐसा ही होता रहा तो 6-6 महीने बढ़ा के आप पूरा 5 साल निकाल दीजिए, फिर तो डेमोक्रेटिक सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को जिसे जनता ने चुना भी नहीं है आप 6-6 महीने करके और फिर उस पर शासन करने के लिए बिठा दीजिए, तो इस तरह से तो पूरा तरह से लोकतंत्र के खिलाफ हो जाएगा और संविधान के भी खिलाफ हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था। ये हैं तेज प्रताप जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अतः यह फैसला भी उद्धव ठाकरे के मार्ग में एक रोड़ा है। यद्यपि उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसमें मदद मांगी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये हैं उद्धव ठाकरे जी, प्रधानमंत्री जी हमारे, और अमित शाह जी, ठीक। लेकिन आज की न्यूज में एक नई चीज़ थी कि महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 सीटों पर 21 को चुनाव होगा, क्योंकि आज 21 मई को चुनाव कराने की घोषणा किया। प्रधानमंत्री से इन्होंने कुछ हेल्प मांगी थी, शायद कुछ हुई होगी बातें, और ये घोषणा हुई। 24 अप्रैल के रिक्ति विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग तैयार हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है।
तो ये था आज का पहला टॉपिक। अगला चलते हैं नियम 12। पुराना टॉपिक है लेकिन इसको यहीं पर हमने सोचा कि यहाँ डिस्कस करना थोड़ा सही रहेगा, और इस बार थोड़ा सा काफ़ी लाइमलाइट में था, और खासकर महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले तो वहीं से ज़्यादा संबंधित है, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है। चर्चा में क्यों रहा, तो 23 नवंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लिए बगैर प्रधानमंत्री ने भारत सरकार कार्यकारिणी नियमावली 1961 के नियम 12 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटा दिया। अब हुआ क्या यहाँ पे, हुआ ये कि शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन में पहले चुनाव लड़ा, ठीक है, लेकिन चूंकि शिवसेना अपने मुख्यमंत्री बनाना चाहता था और बीजेपी अपने मुख्यमंत्री, और बीजेपी के पास थोड़ा सीटें ज़्यादा थी, इसलिए इन दोनों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की वजह से जब किसी ने अपना बहुमत सिद्ध नहीं किया तो कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इधर शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से मिलकर दांव खेलना शुरू किया कि हम अपने मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन फिर क्या हुआ कि रातों रात एक दिन ये घोषणा हुई कि राष्ट्रपति शासन हटता है, और सुबह देखा गया कि देवेंद्र फडणवीस जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, वो शपथ लेते हुए नजर आए, और उनके साथ अजीत पवार जी जो कि शरद पवार जी के भतीजे हैं, एनसीपी के लीडर हैं, वो भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते नजर आए, ठीक है। तो अब ये देखा क्या, क्वेश्चन ये उठता है कि उसके बाद खैर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, फिर बहुमत सिद्ध करने की बात हुई, तो वो चीज़ें बाद में आप लोगों को पता है कि उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि क्या ऐसा रातों रात ना तो कैबिनेट मीटिंग हुई ना कुछ, प्रधानमंत्री के पास क्या ऐसी कोई पावर है कि जिसकी वजह से उन्होंने रातों रात राष्ट्रपति शासन हटा दिया। तो इसी को देखना है आगे नियम 12 में क्या कहा गया। नियम 12 क्या कहता है, भारत सरकार कार्यकारिणी नियमावली 1961 का नियम 12 प्रधानमंत्री को अपने विवेक के आधार पर कैबिनेट की मंजूरी के बिना सामान्य नियमों से भटकाव की अनुमति देता है। मतलब अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि सामान्य नियमों के लिए बहुत ही जरूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, तो ऐसी स्थिति में वो कैबिनेट की मंजूरी के बिना सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अधिकार देता है। नियमों के प्रस्थान यानी डिपार्चर ऑफ रूल्स शीर्षक को नियम 12 कहा जाता है। इसके तहत लिए गए निर्णयों को कैबिनेट बाद में या पहले ही मंजूरी दे सकता है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी अलग अलग टाइम पे ये चीज़ें प्रयोग की गई हैं, नियम 12 का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नियम 12 का उपयोग, सामान्यतः इसका प्रयोग असाधारण, तात्कालिक या अप्रत्याशित आपात स्थिति में किया जाता है। आमतौर पर सरकार द्वारा प्रमुख निर्णयों के लिए नियम 12 का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि पूर्व में इसका उपयोग कार्यालय ज्ञापन वापस लेने या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने जैसे मामलों में किया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र में जम्मू कश्मीर का मामला, 23 नवंबर 2019 को भारत सरकार के राज्यपत्र में महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन के हटाए जाने की सूचना प्रकाशित हुई। इसी दिन नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पद की शपथ दिला दी। किसको? देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नियम 12 के अंतर्गत ही निर्णय लेते हुए 31 अक्टूबर 2019 को तत्कालीन जम्मू एंड कश्मीर राज्य के पुनर्गठन कर इससे केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में विभाजित किया गया। उसके लिए भी नियम 12 का प्रयोग प्रधानमंत्री ने किया था, जिस पर बाद में वोटिंग कैबिनेट की मंजूरी भी मिली थी। इसके विषय में मंत्रिमंडल ने बाद में 20 नवंबर 2019 को स्वीकृति प्रदान की। निर्णय कब लिया गया? 31 अक्टूबर 2019 को, और कब मंजूरी मिली? 20 नवंबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विवाद क्या है फिर? तो नियम 12 के क्रियान्वित होने से प्रतीत होता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के शीर्ष नेताओं को भी आगे की कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि सामान्य नियमों के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने या राष्ट्रपति शासन समाप्त करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आवश्यक होती है। इसके पश्चात इसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर ऐसे ही नियम लगातार जारी रहे, इन नियमों को लगातार जारी किया गया, तो प्रॉब्लम ये होगी कि कल को प्रधानमंत्री स्वयं के डिसीजन ही सब कुछ लागू कर सकते हैं अगर ऐसी कोई चुनौती आती है तो संविधान के नज़रिए से अगर देखा जाए, एक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, एक लोकतांत्रिक तरीके से देखा जाए, तो बिना ज़रूरत के अगर देश में कोई ऐसी कंडीशन है कि जब हम कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, तभी इस रूल्स को फॉलो किया जाना। रूल होना ज़रूरी है, लेकिन इनका हर एक चीज़ में प्रयोग करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा सही होगा डिसीजन। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि क्या नियम 12 जो है उसके मतलब क्वेश्चन ये है कि नियम 12 का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा कब, कैसे और करना चाहिए, और साथ ही
इसका औचित्य क्या है, ठीक है, उसके औचित्य पर एक क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ना समझ में आया इसको एक बार और रिवाइंड करके देखिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप लोग एक बार और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।